वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अपने कोई से भी कॉम्पिटिटिव या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम आपके सारे यहाँ पे जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका जितना भी कोर्स है, वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और कंटेंट ओरिएंटेड आपको लेक्चर्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारे परीक्षा जंक्शन पर। आप उनसे वहां पे हमारे साथ आके कनेक्ट कर सकते हैं, वहां हमसे इंटरैक्ट करिए और वहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग के लाइव क्लासेस में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। तो आप इन सारी क्लासेस में इंडल्ज जरूर होइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आप हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव क्लासेस और हमारे सारे जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस है उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम आपके लिए यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का बैच, फाउंडेशन बैच लेकर आए थे, जहां आपको यहाँ पर आपका एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का जितना भी आपका एग्जाम है, जितना भी आपका सिलेबस है, कोर्स है, हम आपको यहाँ पे मुफ्त में कंप्लीट करवा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में फ्रॉम 13 अगस्त टू 30 अगस्त आपका एसएससी, सीजीएल का टियर 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा एंड फ्रॉम 9 अगस्त ऑनवर्ड्स आपका एसएससी, सीएचएसएल का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा टियर 1। तो ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, बहुत ही कम टाइम बाकी है, एक महीना भी नहीं बाकी है। तो अब आपका रिविजन स्टार्ट हो जाना चाहिए और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप जो है वो डेली लगाएं। अपना पढ़ने का जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल उस पर फोकस रहिए, फिक्स कर लीजिए और अपना जो आपका पढ़ने का जो समय है उसको भी बढ़ाते रहिए लगातार, राइट। क्योंकि आप जितना ज्यादा देर तक बैठेंगे, यानी कि ये कहने का मतलब है कि आपको कम समय में बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। आपका जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग है, आपके करंट अफेयर्स हैं, ये सारे आपको सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, इसको रिवाइज करने हैं। इसीलिए कमर कस के बिल्कुल बैठ जाइए और आराम से नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना रिवीजन जो है वो जारी रखिए। हम आपके लिए यहाँ पर फाउंडेशन बैच पहले लेके आए थे और आपका आधे से ज्यादा जो कोर्स है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ज्योग्राफी में आपका मुश्किल से 2 आपके और टॉपिक बाकी हैं, इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी लोग 2025 टारगेट करके चल रहे हैं अपना एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, एमटीएस या जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट है। आप इन लेक्चर्स को देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए और डेली रिवाइज करिए। याद रखिए दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, इसलिए डेली आपको रिवाइज करना है। मैप को लेके बैठिएगा साथ में। किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको उसका पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो है वो दिमाग में छपा होना चाहिए। इंडिया का मैप खासकर से आपको अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम पिक्चर फॉर्म हो जानी चाहिए। जैसे भी जिस भी रिवर का, जिस भी स्टेट का हम नाम ले, आपके दिमाग में इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो है वो सामने आपकी आंखों के बन के आना चाहिए। इस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आप लोगों का टारगेट 2025 का एग्जाम क्लियर करना है, गवर्नमेंट पेपर को है क्लियर करना है और सरकारी नौकरी हासिल करनी है, ये भी एक आपका टारगेट है। इसीलिए इसी टारगेट को लेकर चलिए, फोकस रहिए और अपनी पढ़ाई पर एकदम अच्छे से फोकस करिए और बिल्कुल जोर लगा दीजिए कि आपको किसी भी हाल में पेपर तो है वो क्लियर करना ही करना है और कट ऑफ में आपको क्लियर करना है और लिस्ट में आपको अपना नाम देखना ही देखना है, राइट। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, और आपके लिए आज यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ आर कॉन्टिनेंट्स। हमने बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर लेक्चर्स यहाँ पे बनाए हैं और सब बहुत ही ज्यादा लंबे थे, क्योंकि हमको डिटेल में उन्हें कवर करना था। हमें उनके पॉलिटिकल फीचर्स, उनके फिजिकल फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जिससे आपके क्वेश्चन फंस सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ एंटार्क्टिका में थोड़ा सा केस जो है वो उल्टा है। यहाँ पे लोग चूंकि नहीं रहते हैं, क्योंकि लिविंग कंडीशंस यहाँ पे सुटेबल नहीं है फॉर ह्यूमन बींग्स, इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ह्यूमन सर्वाइवल है यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कम झंझट है। कम झंझट का मतलब है कि हमको चीजें थोड़ी कम पढ़नी पड़ेंगी, हमारे लिए आसान हो गया यहाँ पे, राइट। लेकिन इसके अलावा आपके 2 और टॉपिक्स बाकी हैं। एक आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और उसके अलावा मैंने आपको जो ट्रांसपोर्टेशन वाला लेक्चर करवाया था, तो उसमें उस टाइम मैंने बोला था आप लोगों के लिए कि अलग से आपके लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स हो गए,
ये सारी जितने भी आपके मेट्रो स्टेशन हो गए, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेशन, आपके नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हैं, वो सारे जो है हम आपके लिए अलग से एक टैबुलर फॉर्म में लेके आएंगे। तो वो भी आपका एक टॉपिक बचा है, वो भी हम करवा देंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपके लिए जल्द ही ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेके आएंगे। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करें। वहां पे आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे वो लाइव सेशंस हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, सारे के सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, और वो भी आपके कोर्स के मुताबिक ही हमने आपको पढ़ाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ पढ़ोगे तो आप कर नहीं पाओगे, बहुत आसानी से आप पेपर जो है वो क्रैक कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको हमारे साथ डेली बने रहना है और आपको हमें सपोर्ट करना है, ताकि हम भी आपको अपने साथ आपका भी सपोर्ट कर सके। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अब आप लोग अब तक पेन पेपर लेके बैठ चुके होंगे और एंटार्क्टिका जरूर लेके खोल के बैठेगा एटलस में, राइट। आज ये स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, काफी ज्यादा इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हमारे एंटार्क्टिका के बारे में, तो आइए इसे ध्यान से पढ़ते हैं, राइट। पहला पॉइंट है हमारा, एंटार्क्टिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा जो एंटार्क्टिका है वो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे दुनिया का। Antarctica is the only continent which is isolated and zero populated and is completely covered with snow. एंटार्क्टिका ही एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर जीरो पॉपुलेशन है, जहां पे कोई भी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां की जो लिविंग कंडीशन है वो सूटेबल नहीं है फॉर ह्यूमन बींग्स, इसीलिए आप देख सकते हो कि वहां पर ह्यूमन बींग्स नहीं सरवाइव करते हैं, राइट। जीरो पॉपुलेशन है और पूरा का जो कॉन्टिनेंट है हमारा किससे कवर्ड है? स्नो से कवर्ड है, राइट। यहाँ पर 12 मंथ्स जो है वो बिल्कुल कोल्ड वेदर रहता है, एक्सट्रीम वेदर रहता है, राइट। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट। अब चूंकि हमारा जो एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है वो पूरे टाइम 12 महीनों और पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे बर्फ से घिरा हुआ है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में आपको जमीन भी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? वो सिर्फ 2 चीजें वहां पे अवेलेबल है, एक हो गई स्नो और दूसरा है वाटर, या फिर आप ओशन कह सकते हैं। दैट्स इट। यही 2 चीजें हैं जो हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। याद रखिएगा कि एंटार्क्टिका हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जीरो पॉपुलेशन है और जो पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है वो बर्फ से ढका हुआ है। For the first time, James Cook, the English sailor, attempted to discover this continent, but he could not able to land on the mainland Antarctica, even though he crossed the Antarctic Circle. Okay, तो ये आपके लिए हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों देखने को मिलती है हमें। अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जेम्स कुक नाम का एक पहला ऐसा शख्स था, राइट। वो एक ऐसा इंग्लिश सेलर था जो जिसने अंटार्कटिका को डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया था, वो वॉज नॉट एबल टू लैंड ऑन द मेन लैंड, यानी कि मेन लैंड पर अपने उतर नहीं पाए थे वहां पे, ठीक है, जबकि उन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस कर लिया था। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए दैट हु वाज द फर्स्ट मैन या हु वाज द फर्स्ट मैन टू क्रॉस द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? जेम्स कुक। जेम्स कुक क्या होगा? हमारा आंसर होगा और आप जेम्स कुक मार्क करके आएंगे, राइट। क्वेश्चन अराइज दैट हु वाज द पर्सन दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, राइट। तो वो हमारे इंग्लिश सेलर थे जेम्स कुक। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द मेनलैंड ऑफ एंटार्क्टिका वाज फैबियन वेलिंगशॉसन, who came here in 1820 on his ship named Vostok. अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा पीछे पॉइंट दिया गया है ये हमारे जो फॉर द फर्स्ट टाइम ये हमारे जेम्स कुक थे जो यहाँ पर आए थे। ये एक इंग्लिश सेलर थे, ठीक है, ये एक इंग्लिश सेलर थे जिन्होंने यहाँ पे अटेम्प्ट तो किया था इसको डिस्कवर करने का, ठीक है, कॉन्टिनेंट को, लेकिन क्या नहीं हो पाया था, ही कुड नॉट एबल टू लैंड ऑन द मेन लैंड, है ना। जबकि उन्होंने
अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस कर लिया था, लेकिन वो वहां पे लैंड नहीं कर पाए थे, इसी वजह से इनका नाम शामिल नहीं होता है। लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वन टू अटेम्प्ट द डिस्कवरी ऑफ द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। इसके अलावा अगर ऑफिशियली पूछा जाए तो फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द मेन लैंड, ये ऐसे थे जिन्होंने जो मेन लैंड पर लैंड कर गए थे। क्या नाम है इनका? फैबियन बेलिंगशॉसन नाम है इनका, नाम याद रखेंगे। Fabian Bellingshausen, who came here in 1820 on his ship named Vostok। इनके शिप का क्या नाम था? वॉस्टक नाम था। ठीक। The first person who reached to the South Pole was Roald Amundsen, a Norwegian in 1911। ठीक है, अब साउथ पोल याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जेम्स कुक एक इंग्लिश सेलर थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का, लेकिन वहां पे वो लैंड नहीं कर पाए थे, इसलिए इनका नाम नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो ऑफिशियली जिन्होंने हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था एंड ही वाज एबल टू लैंड ऑन द मेन लैंड वाज वन एंड ओनली फैबियन बेलिंगशॉसन, और ये अपनी शिप किस पर आए थे जिसका नाम था वॉस्टक। यहाँ पे डेट याद रखेंगे कि कब आए थे, 1820 में आए थे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर द फर्स्ट पर्सन हु रीच टू द साउथ पोल वाज रोल्ड अमंडसन। अब साउथ पोल जो है ना वो हमारा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सेंटर पे लाई करता है। जो साउथ पोल है वो हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है। तो हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सेंटर पे यानी कि साउथ पोल को जो सबसे पहले वहां पे पहुंचे थे सेंटर ऑफ एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में, वो कौन थे? वो थे हमारे रोल्ड अमंडसन, जो कि एक नॉर्वेजियन थे, और ये कब आए थे यहाँ पे? 1911 में आए थे। द फर्स्ट इंडियन हु रीच्ड एंटार्क्टिका वाज रामचरण जेईई 1960 and the first Indian to reach to the South Pole was Dr. गिरिराज सिरोही। ठीक, अब यहाँ पर तो आपके जो है आउटसाइडर्स हो गए, फॉरनर्स हो गए, लेकिन इंडियन के बारे में अगर पूछा जाए तो द फर्स्ट इंडियन हु रीच्ड एंटार्क्टिका वाज रामचरण जेईई, और ये कब आए थे? 1960 में ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आए थे एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल, और पहले भारतीय कौन थे जो साउथ पोल पर पहुंचे थे? वो थे हमारे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। राइट, तो यहाँ पर नाम याद रखेंगे आप सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। From 1981 onwards, the Indian team visited this continent frequently। 1981 के बाद से जो इंडियन टीम है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आना स्टार्ट हो गया था इनका। राइट, In 1983, India established its center in Antarctica called दक्षिण गंगोत्री। Right? 1983 में इंडिया ने यहाँ पे एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने नोट्स में मेंशन जरूर करिएगा। इन सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड रीजन टू स्टडी द स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, फॉसिल्स, एनवायरमेंट, मिनरल्स एंड वेजिटेशन। ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ पे अपना जो सेंटर है वो किस लिए बिल्ड किया था? ताकि वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को अच्छे से पढ़ सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, रिसर्च डेवलपमेंट कर सके वहां पे। राइट, जैसे कि हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के उनका वहां पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां की वेजिटेशन, फॉसिल्स जो पाए जाते हैं, क्लाइमेट हो गया वहां का, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक सेंटर स्टैब्लिश किया था जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। कब किया था? 1983 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिंस 1988 रिसर्च बेस मैत्री, एक और यहाँ पे आता है रिसर्च बेस मैत्री, कोऑर्डिनेट 70.77 डिग्री साउथ टू 11.73 डिग्री ईस्ट, इज ऑपरेशनल इन सेंट्रल पार्ट ऑफ स्किरमाचर ओएसिस इन सेंट्रल ड्रोनिंग मॉड लैंड रीजन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका। तो हमारा जो मैत्री सेंटर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे ईस्ट एंटार्क्टिका में बसा हुआ है। ठीक है, ये भी किस लिए बनाया गया था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। The 29th Indian Antarctica expedition is conducted in March 2009 to study the hilly regions. India established its third research center, Bharti, in Larseman Hills. Okay. तो हमारे इंडिया ने कुल 3 सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए थे
पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है हमारा भारती, राइट। और ये कहां पर उन्होंने स्टैब्लिश किया था? लार्सेमान हिल्स पर स्टैब्लिश किया था। क्या पढ़ने के लिए? हिली रीजन्स के बारे में पढ़ाई करने के लिए, जो वहां पर हिली रीजन्स है। अब हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हिली रीजन्स क्या है? वो भी बर्फ से ढके हुए हैं। तो बेसिकली वहां पे ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ने के लिए उन्होंने एक सेंटर स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था भारती, ठीक। ये सारे जो फैक्ट्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने नोट्स में मेंशन जरूर करिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड भारती स्टेशन इज लोकेटेड एट 69.40 डिग्री साउथ एंड 76.19 डिग्री ईस्ट in Larsemann Hills, Antarctica. Experiments were started here from 18th March 2012. The service period of the center is fixed for 25 years. Only 2% of Antarctica becomes ice-free in summers. The Palmer Peninsula is the only part of Antarctica which is ice-free to some extent, and the average thickness of the ice sheet is 2 to 5 kilometers. Okay. तो यहाँ पे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेशन था जिसका नाम भारती स्टेशन था, ये लोकेशन पे लोकेटेड था। जैसा कि हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर साउथ और ईस्ट ये दिया गया है, ठीक। यहाँ पे भी साउथ और ईस्ट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है वो दो हेमिस्फेयर पे लाई करता है। एक हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, एक है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर और दूसरा है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक। चलो, हमारा जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड सेंटर है भारती स्टेशन वो यहाँ पे लोकेटेड है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। इसके अलावा कहाँ पे लोकेट किया गया है? लार्सन हिल्स में लोकेट किया गया है। क्या पढ़ने के लिए? हिली रीजन्स के बारे में पढ़ने के लिए इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स वर स्टार्टेड हियर फ्रॉम 18th मार्च 2012। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कब से चालू कर दिया गया था? 18 मार्च 2012 से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स चालू कर दिए गए थे। द सर्विस पीरियड ऑफ द सेंटर इज फिक्स फॉर 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल तक ये जो सेंटर है यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और जैसा कि यहाँ पर सेंटर एस्टैब्लिश करने के बाद जब इन्होंने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा, यहाँ पे यानी कि जो रिसर्च किया, जो पढ़ाई करी, उससे हमें क्या पता लगता है कि ओनली 2% ऑफ एंटार्क्टिका बिकम्स आइस फ्री इन समर्स। समर्स के टाइम पे खाली 2% जो हमारा एंटार्क्टिका है वो आइस फ्री होता है, यानी कि जो केवल एंटार्क्टिका का देखा जाए पूरे कॉन्टिनेंट में केवल 2% ऑफ एंटार्क्टिका जो है वो आइस फ्री होता है, यानी कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघलती है ड्यूरिंग समर्स, राइट। द पामीर पेनिनसुला इज द ओनली पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका which is ice free to some extent। यहाँ पे सिर्फ एक ही पठार है जिसका नाम है पामर, राइट, PALMER, पामर पेनिनसुला या पामर पठार बोलिए आप, राइट, जो हमारा केवल यही है जो कुछ हद तक सिर्फ ओनली अ पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका, यानी कि सिर्फ कुछ हद तक जो है वो आइस फ्री होता है, ठीक। एंड द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस शीट इज 2 to 5 किलोमीटर। और यहाँ पर जो एवरेज थिकनेस होती है आइस शीट की कितनी होती है? 2 से 5 किलोमीटर। Antarctica is also known as dynamic or active continent because its shape changes due to the change of season। Okay, तो हमारा जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसको हम डायनेमिक या फिर एक्टिव कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। उसका कारण ये है कि एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट का जो शेप है वो लगातार बदलता रहता है जैसे जैसे सीजन बदलता है। अब आप सब सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। उसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प सी फैक्ट है कि हमें जैसे कि पता है कि हमारा जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो पूरा किससे घिरा हुआ है? स्नो से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। हम इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं स्नो, जैसे जैसे सीजन चेंज होता रहता है तो क्या होगा कि यहाँ पे जब समर आएगा तो हमें पता है कि समर में ज्यादा तो नहीं लेकिन केवल 2% जो एंटार्क्टिका है वो आइस फ्री होता है ना, आइस फ्री होता है। और हमारा यहाँ पे जो पामर पेनिनसुला था, जो हमारा यहाँ पे पामर पेनिनसुला था वो
सम एक्सटेंट तक उसके ऊपर जितनी भी स्नो होती है वो क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक है, पिघल जाती है तो सी लेवल बढ़ जाएगा, राइट, सी लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा जब विंटर्स होती है, राइट, विंटर्स में क्या होगा कि हमारा जो स्नो होगा वो भी बढ़ जाएगा, राइट, विंटर्स में स्नो बढ़ जाएगा और समर्स में आपका जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो अंटार्कटिका का जो शेप होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, राइट। इसी वजह से चेंज होगा कि कभी पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, कभी स्नो बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ इसी वजह से जो अंटार्कटिका का जो शेप है वो बदलता रहता है सीजन वाइज। Large blocks of ice break from the coastal areas and float in the sea water. These blocks are called icebergs. बड़े बड़े जो बर्फ के जो टुकड़े हैं वो क्या होते हैं कि वो टूट के पानी में यानी कि सी में गिर जाते हैं और फिर वो सी में तैरते हैं। और ये जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आइस के, हम इनको क्या बोलते हैं, आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। These icebergs are reservoirs of fresh water, right? अब चूंकि ये सॉल्टी नेचर नहीं होते इसीलिए ये फ्रेश वाटर, दे आर दी रिजर्वॉयर ऑफ दी फ्रेश वाटर। अब भाई बर्फ पिघलेगी तो उससे नमकीन पानी तो नहीं निकलेगा ना, मीठा पानी ही प्राप्त होगा हमें उससे, इसीलिए ये जो आइसबर्ग्स होती हैं ये दीज आर दी रिजर्वॉयर ऑफ दी फ्रेश वाटर, राइट। बहुत से लोगों ने, कितने लोगों ने टाइटैनिक देखी है, राइट, टाइटैनिक देखी है। तो टाइटैनिक कैसे डूबा था, जब वो बहुत से बड़े बर्फ के पत्थर से टकराया था, कि बर्फ की जो चट्टान थी जिसको हम आइसबर्ग बोलते हैं, जिस आइसबर्ग से बर्फ जो हमारा शिप टकराया था टाइटैनिक, वही आइसबर्ग्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं सी में, राइट। इसी वजह से जो टाइटैनिक था वो डूब गया था। नेक्स्ट, Vida, a saline lake is found under the 19 kilometer thick ice layer in Antarctica. अब यहाँ पर एक हमें सलाइन लेक भी देखने को मिलती है, कौन सी, जिसका नाम है विदा, ठीक है, जिसका नाम है विदा। A saline lake is found under the 19-meter thick ice layer in Antarctica and its salinity is equal to that of the Dead Sea. तो यानी कि डेड सी, हमें पता है कि हमारा जो डेड सी है दैट इज सलाइन इन नेचर, राइट, सलाइन इन नेचर। तो हमारे डेड सी की जितनी सैलिनिटी है वही हमारे इस विदा लेक की भी सैलिनिटी उतनी ही है, ठीक। मेन वेजिटेशन फाउंड इन अंटार्कटिका आर लाइकेन एंड मॉस। तो यहाँ पे जो मेन वेजिटेशन है वो क्या है, लाइकेन एंड मॉस है। अब यहाँ पर वेजिटेशन कैरी नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि बताया है कि 12 महीनों क्या रहता है यहाँ पे, बर्फ ढकी रहती है, ठीक है, स्नो रहती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। आप लगा लीजिए कि -93.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा कम है। और इस टेम्परेचर में कोई सी भी क्रॉप हो गई या हमारा जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता, राइट, यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता। यही रीजन है कि यहाँ पर हमको वेजिटेशन जो है वो नहीं देखने को मिलती है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी 0 है। क्या है, 0 है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर जो लिविंग कंडीशन है वो सूटेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Albatross and petrels. Petrels are the flying seabird found in the coastal areas of Antarctica. ओके, तो यहाँ पे आप चूंकि वेजिटेशन तो है नहीं, केवल 2 ही यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है, एक हो गया लाइकेन और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे मॉस, ठीक। Albatross and petrels are the flying seabird found in the coastal areas of Antarctica. यहाँ पे हमें 2 प्रजाति देखने को मिलती है, एक है हमारा albatross और दूसरा है हमारा पेट्रल्स। ये हमारे 2 क्या हैं, फ्लाइंग बर्ड है, राइट। ये हमारे 2 फ्लाइंग सी बर्ड हैं जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, किसके, अंटार्कटिका के। पेंगुइन, अ फ्लाइटलेस बर्ड, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अब हमारा जो पेंगुइन है वो हमको हमारे अंटार्कटिका में मिलता है और जो पोलर बेयर्स होते हैं वो हमें आर्कटिक ओशंस में देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे नॉर्थ पोल में। और साउथ पोल में हमें क्या कौन से यहाँ पे मिलते हैं जानवर, वो है पेंगुइन, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ये स्विम करती है। ये जो बर्ड है वो स्विम करती है। आई होप आप सबको पता होगा कि पेंगुइन कैसे दिखते हैं। द krill, a type of fish, is the only resource which can be developed. Krill lives in groups called shoals. ओके, तो यहाँ पे एक ही प्रजाति की मछली हमें देखने को मिलती है, वो है krill, जिसका नाम है krill। और ये जो krill है
ये ग्रुप में चलती है या कि ग्रुप में रहती है, जिन और इनके ग्रुप को शोल्स बोला जाता है, राइट। साउथ पोल इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द एंटार्क्टिका। हमारा जो साउथ पोल है वो हमारे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के एकदम बीचों बीच में स्थित है। अगर आप मैप देखो, ये रहा मैप, और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा एंटार्क्टिका और ये जो पोर्शन है ये हमारा साउथ पोल, ठीक, ये है साउथ पोल। In Antarctica, the sun is not visible between 22nd March and 23rd September. एंटार्क्टिका में क्या होता है कि हमें सन विजिबल नहीं रहता है कब, 22nd मार्च से लेकर 23rd सितंबर तक, एंड इट नेवर सेट्स बिटवीन 24th सितंबर एंड 21st मार्च। तो हमारा ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंडीशंस इसीलिए बोलते हैं कि लिविंग कंडीशन जो है वो नहीं सही रहती, 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहती है यहाँ पे, राइट। 6 months डेज और 6 months हमारी यहाँ पे नाइट होती है। इसी वजह से यहाँ पे सरवाइव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर ध्यान दे तो 22nd मार्च और 23rd सितंबर जो कि हमारे इक्विनॉक्स कंसिडर किए जाते हैं, राइट। इक्विनॉक्स कंसिडर किए जाते हैं। अब इक्विनॉक्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पे आपको दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। अब तक आपको पता होना चाहिए कि इक्विनॉक्स क्या होते हैं, कौन कौन सी डेज जो है वो हमारी इक्विनॉक्स कंसिडर की जाती है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे सितंबर और मार्च को लिया गया है जो कि हमारी इक्विनॉक्स होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। चलो, the lowest temperature detected on earth is -136 degree Fahrenheit, यानी कि -93.2 degree centigrade. This is the lowest temperature detected, ठीक, on August 2010, right, in a high ridge between Dome Argus and Dome Fuji near Vostok in Antarctica on the East Antarctic Plateau. तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कब यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, ऑन 10th August 2010 में, और कितना था वो, -93.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। और ये हमें कहाँ पे मिला था, ये जो डोन आर्गस और डोम फूजी है जो कि हमारा वॉस्टक के पास है। वॉस्टक नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जिन्होंने पहले हमारे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था ऑफिशियली, वो वहां पर अपने वॉस्टक शिप से जो है वो वहां पर आए थे और उन्होंने मेनलैंड को डिस्कवर किया था, इसीलिए। और वो पार्ट कहाँ पे हमारा ईस्ट एंटार्क्टिक प्लेट्यू में लोकेटेड है, इसीलिए उसको वॉस्टक के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस रिकॉर्ड वाज -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सेट इन 1983 एट द रशियन वॉस्टॉक रिसर्च स्टेशन इन ईस्ट एंटार्क्टिका, राइट। कहाँ पे, 1983 में रशियन वॉस्टॉक रिसर्च सेंटर। हम केवल इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज हैं उनके भी वहां पे रिसर्च सेंटर जो है वो अंटार्कटिका में लोकेटेड है, राइट। द इंसिडेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका इन द ईयर 1985। अब यहाँ पे भी ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलता है। अब आप देख लीजिए कि मतलब इंसानों ने कितना आतंक मचा रखा है, जबकि अंटार्कटिका में 0 पॉपुलेशन होने के बाद भी हमको यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, राइट। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू अगेन, क्योंकि हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे एटमॉस्फेयर टॉपिक पर। तो इन केस इफ यू हैव मिस्ड इट और यू डोंट रिमेम्बर, आप प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे एटमॉस्फेयर लेक्चर को देखिए जाके, ठीक। एंटार्क्टिका इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय क्वीन मॉड रेंज। हमारा जो एंटार्क्टिका है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बाय, और किसके द्वारा डिवाइड किया गया है, एक रेंज है जिसका नाम है क्वीन मॉड रेंज नाम है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक हियर इज माउंटेन विंसन मैसिव। माउंटेन एरेबस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन एंटार्क्टिका। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे केवल एक ही हमारा एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे जिसका नाम है माउंटेन एरेबस। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो अंटार्कटिका है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, और इसको एक जो रेंज है जिसका नाम है क्वीन मॉड रेंज, वो हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को 2 इक्वल हाफ्स में या फिर 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। और इस रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, माउंटेन विंसन
मैसिव नाम है। क्या नाम है? माउंटेन विंसन मैसिव नाम है। इसके अलावा माउंटेन एरेबस जो है, इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन एंटार्क्टिका, यानी कि यहाँ पर अभी भी जो है वो ज्वालामुखी फटता है। ठीक, एंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस। हमारा जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वो 3 ओशन से घिरा हुआ है। ठीक, द इंडियन ओशन, पहला हो गया हमारा इंडियन ओशन, दूसरा है द पैसिफिक ओशन, ठीक, और तीसरा हमारा अटलांटिक ओशन। द सदर्न पार्ट्स ऑफ दीज ओशंस which surround the Antarctica are together called the Southern Ocean। और सदर्न में हम देखेंगे कि सदर्न में सदर्न ओशन कहा जाता है, या फिर एंटार्क्टिक ओशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन का दूसरा नाम सदर्न ओशन भी, जो कि हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सदर्न में आता है, इसीलिए उसको सदर्न ओशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि इट्स टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस एंड वेडिडेल सी एंड रॉस सी आर द पार्ट्स ऑफ द एंटार्क्टिका ओशन। हम जब मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वेडल, एक हो गया आपका वेडिडेल सी और दूसरा हो गया हमारा रॉस सी, ये दोनों फेमस सी है हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, देयर इज नो कोस्टल प्लेन ऑफ एंटार्क्टिका एट ऑल। एंटार्क्टिका इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे इतने सारे रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं, रशियंस ने किया, इंडियंस ने किया है। ठीक है, तो वो सब वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही प्रैक्टिस करते हैं। 3 तो हमारे सेंटर वहां पे ऑलरेडी सिचुएटेड है, लोकेटेड है, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। तो यहाँ पर इसीलिए एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को क्या बोला जाता है? अ कॉन्टिनेंट विच इज डेडिकेटेड टू साइंस, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे हर कंट्री जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस कर रहा है और अपने सेंटर जो है वहां पे उन्होंने इस्टेब्लिश करके रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोकेशंस का ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने बोला है कि लोकेशंस का खास ध्यान रखना है। ठीक, लोकेशंस का खास ध्यान रखना है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, 3 ओशन से घिरा हुआ है। सदर्न पार्ट में सदर्न ओशन से घिरा हुआ है। सदर्न ओशन को हम एंटार्क्टिक ओशन के नाम से भी जानते हैं और वहां का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। इसके अलावा वहां पे हमें 2 सीज भी देखने को मिलती है, एक हो गया हमारा वेडिडेल सी और दूसरा हमारा रॉस सी। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये रहा एंटार्क्टिका का मैप और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ईस्ट साइड में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इंडियन ओशन देखने को मिलता है। राइट, फिर यहाँ पे नॉर्थ में हमें अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है और साउथ में आपका सदर्न ओशन देखने को मिलता है। ये रहा हमारा रॉस सी। ठीक है, दिस इज आर रॉस सी और ये रहा हमारा साउथ पोल, जो कि हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के सेंटर पर लाई करता है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को विजिबल है और अच्छे से याद रहेगा। ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। It is the southernmost continent and lies entirely within the Antarctic Circle spread around the South Pole। तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, ये हमारा सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है। राइट, यानी कि पूरे अर्थ का अगर आप देखो वर्ल्ड मैप, अगर हम यहाँ पे वापस से ड्रॉ करें, मैंने पहले भी बोला था कि मैप्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, इसको हम मैप कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा ओशन कॉन्टिनेंट था? एशिया। ठीक, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे था हमारा साउथ अफ्रीका, या अफ्रीका बोलो आप। ठीक, ये था हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है हमारा साउथ अमेरिका, यहाँ पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो है हमारा एंटार्क्टिका। तो ये एक रफ डायग्राम है। राइट, ये एक रफ डायग्राम है यहाँ पे ये बताने के लिए, और आपको लोकेशन जो है वो अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंटार्क्टिका है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखो तो वो बिल्कुल सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है, सदर्न पार्ट में लोकेट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज एंटायरली विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल। राइट, इट लाइज एंटायरली विद द एंटार्क्टिक सर्कल स्प्रेड अराउंड दी साउथ पोल। साउथ पोल हमारे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है।
To the south of India, beyond the Indian Ocean, lies the frozen continent of Antarctica. अगर हम ध्यान करें तो हमारा जो इंडिया है, मैप में फिर से यहाँ पे देखिए मैप का काम आया, जैसे हमारा इंडिया सपोज, अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वेस्ट साइड में अरेबियन सी पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे पड़ता है हमारा इंडियन ओशन। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझाने की कोशिश करी जा रही है कि इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट में यहाँ पे आपका एंटार्क्टिका जो है वो लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे एंटार्क्टिका लाई करता है। द नेम्स मीन्स ऑपोजिट द आर्कटिक। ओके, तो एंटार्क्टिका का जो एक्चुअली मतलब अगर आप देख सको तो अगर आप इसको डिवाइड करो, राइट, अगर आप डिवाइड करो इसको एंटार्क्टिका, अगर आप इसको कट करते हो, ठीक, तो ये एंट और ये आर्कटिक, ठीक, दो अलग अलग। आर्कटिक के बारे में तुम्हें पता ही है ना कि आर्कटिक सर्कल हो गया आपका, आर्कटिक ओशन हो गया, और हमारा जो एंटार्क्टिका है वो आर्कटिक का क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ पे एंट शब्द का यूज किया गया है, राइट। जो लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। द नेम मीन्स opposite of the Arctic, right? It's separated from the rest of the world by the icy waters of the Southern Ocean, which comprises of the southern portions of the Indian, Atlantic and Pacific Oceans. तो यहाँ पर हमारे तीन जो ओशंस के सदर्न पार्ट हैं वो हमारे सदर्न ओशन से मिक्स होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया इंडियन ओशन, एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इसके अलावा हमारा जो एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है वो बाकी के हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे सेपरेट रहता है, ठीक है। और सेपरेट कैसे रहता है? हमें देखने को मिलता है लार्ज आइसबर्ग्स देखने को मिलते हैं, जो आइसी वाटर होता है ये जो है हमारे कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, राइट। और ये जो हमारा आइसी वाटर्स है वो हमारे कौन से ओशन में देखने को मिलता है? हमारे सदर्न ओशन में देखने को मिलता है। उसके अलावा इट्स एरिया इज ओवर 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना है यहाँ पे? 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है? एरिया है इसका टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमने पहले भी पढ़ा ये पॉइंट कि ये हमारा जो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा? हमारा ऑस्ट्रेलिया का। इट इज लार्जर देन यूरोप एंड ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो हमारा जो एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप से तो बड़ा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसका डबल साइज है। किसका? एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट का। द कॉन्टिनेंट इज अ हाई प्लेट्यू दैट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज नो कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे कोई भी कोस्टल प्लेन्स नहीं है और हमारा जो एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है वो पूरा बर्फ से ढका रहता है, राइट। आगे चलते हैं। ईस्ट एंटार्क्टिका फेसेस द अटलांटिक को। ओके, तो यहाँ पे अब हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे कि हमारे कौन से यहाँ पे ओशन किस डायरेक्शन में बेसिकली पड़ते हैं। तुम देख सकते हैं कि ईस्ट में ईस्ट एंटार्क्टिका जो है वो फेस करता है हमारे अटलांटिक को, ठीक है, एंड इंडियन ओशन को। यहाँ पे दो ओशन देखने को मिलेंगे, एक हो गया हमारा अटलांटिक और दूसरा हो गया हमारा इंडियन ओशन। उसके अलावा माउंट एरबस ही एक इकलौता ऐसा एक्टिव वोल्केनो है हमारे एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एंड इज एक्चुअली ऑफ द रॉस सी। और कहाँ पे लाई करता है? रॉस सी पे लाई करता है। हमें दो सी देखने को मिलती है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में, एक हो गया हमारा वेरिडल सी और दूसरा है हमारा रॉस सी। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द परमानेंट आइस एंड स्नो, हेंस इट इज नोन एज द व्हाइट कॉन्टिनेंट। ये पॉइंट भी हम देख चुके हैं। इन सम प्लेसेस इट्स आइस कैप इज 4000 मीटर डीप। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे नंबर्स जो है वो याद नहीं करने हैं। द वैलीज बिटवीन द माउंटेन रेंज आर ड्राई, विंडी, फ्रोजन एंड बैरन एंड स्ट्रेंजली कॉल्ड ओएसिस। ओके, तो हमें यहाँ पे जो वैलीज देखने को मिलती हैं माउंटेन्स के बीच में वो बेसिकली कैसी होती हैं? सूखी होती हैं, ड्राई होती हैं, विंडी, यहाँ पे ठंडी हवा होती है, और फ्रोजन रहती हैं क्योंकि बर्फ से ढकी रहती हैं, और बैरन रहती हैं। अब बर्फ से ढकी रहती है इसका मतलब है कि वहां की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल इन नेचर है, फर्टिलिटी जीरो है, इसलिए वहां पे वेजिटेशन हमें नहीं मिलता है देखने को। हमें वहां पे लाइकेन और मॉसेसी देखने को मिलते हैं वेजिटेशन के नाम पे, ठीक है। और बैरन है, स्ट्रेंजली कॉल्ड ओएसिस, राइट।
इसी वजह से उसको ओएसिस भी बोला जाता है वहां पे। ये रहा हमारा अंटार्कटिका का मैप, ठीक है। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, हो गया हमारा रॉस सी, जो हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल वही देखना है। हमारा हो गया यहाँ पे रॉस सी, ये हो गया हमारा साउथ पोल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउथ पोल जो है वो हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन, यहाँ पे अटलांटिक ओशन और यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है। और ये हो गया हमारा वेडल सी। तो यहाँ पे आप सीज के लोकेशन याद रखिएगा, दिस इज आर वेडल सी एंड हियर इज आर रॉस सी, राइट। चलो, तो ये हमारा ईस्ट अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, जो हमने पढ़ा था यहाँ पर। ये हमारा क्वीन मॉड लैंड हो गया, जो कि हमारे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा वोस्टोक, जहां पे हमारे जो फर्स्ट जो अटेम्प्टर नहीं थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था, और वो यहाँ पे अपने वोस्टोक नाम के शिप से आए थे, इसलिए इसका नाम है वोस्टोक, ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी जितना भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से था उतना हम यहाँ पे पूरा कर चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मैंने पहले भी बोला था कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है यही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं करते, 0 पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में होगा, राइट। तो नेक्स्ट मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में मिलती हूँ। हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा जैसे बाकी के आपके कॉन्टिनेंट्स रहे हैं। आई नो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा हार्श इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पोर्शन सबसे ज्यादा रहता है, आपको चीजें बहुत सारी जो है वो याद रखनी पड़ती हैं, बट डोंट वरी, रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से चीजों को है वो याद रख सकते हैं, एंड दैट इज कि आप डेली रिवाइज करते रहिए, राइट। तो कैसा लगा आपको हमारे लेक्चर, आप जरूर बताइएगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। यदि आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताएगा। इस लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ साथ जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपके साथ साथ वो भी उसका जो है वो लाभ उठा सके। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हमारा भी आपको जो सपोर्ट है वो 100% आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे नए टॉपिक में नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का होगा, राइट। उसके अलावा उसके बाद आपका एक और टॉपिक बचा होगा, जो हमारा जितने भी आपके नेशनल्स और इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, आपके हाईवेज हो गए, आपके एक्सप्रेसवेज हो गए, आपके पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, जितने भी आपके गोल्डन कोऑर्डिनेटरल सेंटर्स हो गए, इसके बारे में हम आपके डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेकिन वहां पे हमने आपको स्कीम्स करवाई थी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। आपके अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, तो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली थी, हमने उस बारे में पढ़ाया था उस टॉपिक में। यहाँ पर मैं आपको जितने भी हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन और आपके जितने भी हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो मैं आपको टैबुलर फॉर्म में लाके दूंगी, ताकि आपके लिए आसानी रहे चीजों को याद करने में, राइट। क्योंकि हम कोई भी चीज अगर पिक्चर के फॉर्म में याद करते या फिर टेबल फॉर्म में याद करते तो हमें अच्छे से याद रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए बिल्कुल, और एकदम अच्छा तगड़े तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।